घोंसला जंगल के उस हिस्से में था जहाँ एक गंदा तालाब था। वहाँ हमेशा बदबू आती रहती थी। उसके बच्चे कुकू और गुड़िया घोंसले में मुंह सिकोड़े बैठे थे। मम्मा, यहाँ कितनी गंदी बू आ रही है, मुझसे सांस नहीं ली जाती। हाँ मम्मा, इस बदबू के कारण कोई दोस्त भी यहाँ खेलने नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चों कुकू और गुड़िया, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। ये बदबू सच में असहनीय है और मुझे बहुत दुख होता है कि तुम ऐसी जगह रहने को मजबूर हो। काश मैं इस बदबू से तुम्हें बचा पाती, लेकिन मैं क्या करूँ? इस वक्त एक नया साफ सुथरा घोंसला बनाने के लिए मैं चाह कर भी जंगल से एक तिनका भी नहीं ला सकती। क्यों मम्मा, जंगल में तो बहुत तिनके हैं। बेटा, अब वो तिनके हमारे नहीं रहे। उस दुआलू कौवे ने खुद को जंगल का ठेकेदार घोषित कर दिया है। उसने जंगल की हर घास और लकड़ी पर कब्जा कर लिया है। अब वो एक एक तिनका दानों के बदले बेचता है और मेरे पास तो उसे देने के लिए दाने भी नहीं है। रानो चिड़िया उदास होकर अपने बच्चों को देखती है। जंगल के बीचों बीच कालू कौवा एक बड़े से पत्थर पर अकड़ कर बैठा था। उसने अपने गले में जंगल ठेकेदार की एक तख्ती लटकाई हुई थी। उसके दो गुंडे मोटे कौवे पास में खड़े थे। जंगल के सारे पंछियों, कान खोल कर सुन लो। आज से इस जंगल के हर सूखे तिनके, हर लकड़ी और हर घास फूस पर मेरा कालू ठेकेदार का कब्जा है। हाँ, अब कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलेगा, सबका मोल लगेगा। कालू अपने गुंडों की तरफ मुड़ता है। और तुम दोनों पूरे जंगल में गश्त लगाओ। जी ठेकेदार जी। अगर कोई भी चिड़िया या पक्षी मेरी इजाजत के बिना जमीन से एक तिनका भी उठाते दिख जाए तो फौरन उसे पकड़ लेना। और सजा मालिक? उसकी चोंच से वो तिनका छीन लेना और उसे मेरे सामने पेश करना। अब कोई भी गरीब इस जंगल से मुफ्त में अपना घर नहीं बना पाएगा। अब वो रानो आएगी तिनके मांगने, तब मजा आएगा। जंगल के उस पार एक किसान और उसकी पत्नी अपने गुलाब के खेत में सूखे पौधों को छांट रहे थे। भाग्यवान, ये सबसे अच्छी वाली गुलाब की कलम भी सर्दी से सूख गई। अरे, ये तो बहुत कीमती थी। अब ये किसी काम की नहीं, इसे कूड़े में फेंक दो। नहीं जी, मैं इसे खेत के किनारे फेंक आती हूँ। किसान की पत्नी उस सूखी गुलाब की कलम को खेत के किनारे फेंक देती है। रानो चिड़िया उसी खेत के पास से गुजर रही थी जब उसकी नजर उस सूखी गुलाब की कलम पर पड़ी। हे भगवान, बेचारी तुम बिल्कुल सूख गई हो। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल भर आया, पर मुझे लग रहा है कि तुम में जरा सी भी जान बाकी है, एक छोटी सी उम्मीद बाकी है। मैं तुम्हें ऐसे ही मुरझाने नहीं दूंगी। रानो उस सूखी कलम को अपनी चोंच में उठाती है। हाँ, मैं यही करूंगी। मैं तुम्हें अपने बदबूदार घोंसले के पास की साफ जमीन पर लगा दूंगी। शायद मेरी थोड़ी सी सेवा, थोड़ी सी मेहनत और रोज का प्यार भरा पानी तुम्हें फिर से हरा भरा कर दे। मुझे उम्मीद है तुम फिर से जी उठोगी। रानो उस कलम को लाकर अपने बदबूदार घोंसले से थोड़ी दूर साफ जमीन पर लगा देती है और तालाब से अपनी चोंच में पानी लाकर उसे सींचती है। रानो रोज उस सूखी कलम को पानी देती। एक दिन जब रानो उस कलम को पानी दे रही थी, एक बहुत कमजोर और छोटी सी तितली वहाँ आकर गिर पड़ी। पानी, मुझे थोड़ा पानी दो, मैं प्यास से मर रही हूँ। हे भगवान, इस बेचारी के तो पंख भी नहीं हिल रहे। रानो ने जो पानी अपनी चोंच में उस गुलाब के लिए भरा था, वो सारा पानी उसने तितली को पिला दिया। बहन, आप ये पानी पी लो, गुलाब को मैं बाद में पानी दे दूंगी। पानी पीते ही उस तितली के पंख चमकने लगे और वो एक खूबसूरत जादुई तितली में बदल गई। आप कौन? मैं इस जंगल की जादुई तितली हूँ। रानो, मैं तुम्हारी अच्छाई देख रही थी। तुमने एक सूखी बेजान कलम को बचाने के लिए इतनी मेहनत की और जब उस कलम को पानी की जरूरत थी तब भी तुमने मुझसे अपनी चोंच का पानी बांट लिया। वो तो मेरा फर्ज था।
तुम्हारी इसी दया का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। जादुई तितली उड़कर उस सूखी गुलाब की कलम पर बैठ गई। जैसे ही तितली ने सूखी कलम को छुआ, एक चमत्कार हुआ। वो कलम तेजी से बढ़ने लगी। उसकी टहनियाँ आपस में गुथकर एक सुंदर मजबूत गुलाब के घर में बदल गईं। मम्मा देखो, वो घर हजारों खुशबूदार फूलों से खिल उठा, जिसकी मीठी खुशबू ने तालाब की सारी बदबू खत्म कर दी। मेरे बच्चों, हमारा नया घर गुलाब के घर की मीठी खुशबू सूंघकर हरिया, बंटी और गिल्लू हैरान होकर रानो के पास खींचे चले आए। रानो दीदी, ये अद्भुत खुशबू कहाँ से? तीनों की नजर उस खूबसूरत गुलाब के घर पर पड़ती है और वे अवाक रह जाते हैं। अरे बाप रे, रानो बहन, ये तो चमत्कार है। ये घर तो तिनकों से ज्यादा मजबूत और फूलों से ज्यादा नरम है। ये सब उस जादुई तितली की कृपा है भैया। कमाल है। एक तरफ वो लालची कालू ठेकेदार है और दूसरी तरफ आप हैं, जिसे नेकी के बदले पूरा जादुई घर ही मिल गया। इसे कहते हैं ऊपर वाले का इंसाफ। गुलाब के घर की खुशबू कालू और गोरी के घर तक भी पहुंची। जी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे ये रानो, उसने गुलाब का महल बना लिया। हमें भी ऐसा ही घर चाहिए। हम उस बदबूदार घोंसले में नहीं रहेंगे। मैं समझ गया, ये सब उस इंसानी खेत के गुलाबों का कमाल है। रात में कालू और गोरी ने लालच में इंसानी खेत से किसान के सबसे अच्छे ताजे गुलाब के पौधे चुरा लिए और उन्हें अपने घर के ऊपर लगा दिया। रानो ने एक सूखी कलम उठाई थी। हम ये ताजे पौधे लाए हैं। हमारा घर 10 गुना बड़ा बनेगा। जादुई तितली, हमें घर दो। लेकिन कोई तितली नहीं आई। उल्टा चुराए हुए सारे पौधे मुरझा गए और उनकी टहनियाँ कांटों से भर गईं। कालू जी, ये कांटे तो मेरे पंखों में छुप गए। हाय, मेरा पैर। उनका घोंसला कांटों के ढेर में बदल गया, जिसमें वे खुद फंस गए थे। उन्हें लालच का कड़वा फल मिल गया था, जबकि रानो अपनी नेकी के मीठे खुशबूदार फल का आनंद ले रही। रामपुर गांव में एक बूढ़े दादाजी रहा करते थे। दादाजी अकेले ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनका सबसे बड़ा शौक था पेड़ पौधे लगाना। उनके बगीचे में आम, अमरूद, केला, संतरा हर पेड़ था, पर एक पेड़ की कमी हमेशा उन्हें खटकती थी। अरे वाह, मेरे बगीचे में तो सब पेड़ हैं, पर एक भी कटहल का पेड़ नहीं। और मुझे तो कटहल की सब्जी बहुत पसंद है। क्यों ना इस बार कटहल का पेड़ ही लगा दूं? तभी आसमान से उड़ते उड़ते एक छोटी सी मासूम पर हिम्मती चिड़िया आती है। रानो चिड़िया। वह अक्सर दादाजी से मिलने और बातें करने आती थी। दादाजी, ये आप क्या सोच रहे हैं? रानो बेटी, मैं सोच रहा हूँ इस बार अपने बगीचे में कटहल का पेड़ लगाऊं। कटहल का पेड़? अरे दादाजी, लोग तो आम, जामुन, अमरूद लगाते हैं। ये कटहल कौन लगाता है? इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं उसमें। बेटी, तू नहीं जानती, मुझे और मेरी रमा को कटहल की सब्जी बहुत पसंद थी, बस इसीलिए। अगली सुबह दादाजी बीज और खाद लेकर बगीचे में आए। रानो भी उनके साथ थी। देख रानो, पौधा ऐसे बोया जाता है। पहले मिट्टी को ढीला करो, फिर बीज दबाओ और ऊपर से पानी डालो। वाह दादाजी, मुझे भी सीखना है। मैं भी आपके साथ पानी डालूंगी। इस तरह रानो और दादाजी ने मिलकर कटहल का बीज बो दिया। सिर्फ एक हफ्ते में छोटा सा पौधा एक विशाल पेड़ में बदल गया और उस पूरे पेड़ पर बस एक ही कटहल लटका हुआ था। हे भगवान, ये कैसे संभव है? एक हफ्ते में इतना बड़ा पेड़ और सिर्फ एक कटहल? खैर, कहते हैं ना, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। हो सकता है इसमें भी भगवान का ही कोई करिश्मा हो। दादाजी, मुझे लगता है ये साधारण पेड़ नहीं है, इसमें कुछ रहस्य छुपा है। दादाजी के इतना बोलते ही वह कटहल पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है। दादाजी उस कटहल को उठाते हैं और अपने साथ अपने घर ले आते हैं। तभी अचानक वह कटहल बोल पड़ा। रुको दादाजी, मुझे मत काटो। मैं कोई आम कटहल नहीं
हूँ, बल्कि मैं एक जादुई कटहल हूँ। भगवान के लिए मुझे मत काटो दादाजी, मैं एक जादुई कटहल हूँ। दादाजी ठिठक गए। उन्होंने बड़ी-बड़ी आंखों से कटहल को घूरा। ये क्या? तुम बोल सकते हो? कटहल होकर बोलते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, और सिर्फ बोल ही नहीं सकता, बल्कि तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी कर सकता हूँ। अरे वाह दादाजी, ये तो कमाल हो गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पेड़ पर लटका कोई फल भी बोल सकता है, और वो भी इच्छाएं पूरी करने वाला। दादाजी की आंखें नम हो गई। उन्हें अपनी पत्नी रमा की याद आने लगी। जादुई कटहल, अगर सच में तू शक्तिशाली है तो मुझे मेरी रमा से एक बार मिला दे। ठीक है दादाजी, मैं आपको 10 मिनट के लिए दादी जी से मिलवाता हूँ। जादुई रोशनी फैली और रमा की आत्मा प्रकट हुई। अरे मैं आ गई। देखो मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ, बस अदृश्य थी, लेकिन तुम्हारे दिल से कभी दूर नहीं हुई। रमा, ओ रमा, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। इतने सालों से हर दिन तुम्हारी याद में जी रहा हूँ। लगता था कि मेरा सहारा ही छिन गया है। दादी जी, क्या आप हमें बार-बार मिलने आ सकती हो? दादाजी आपको बहुत याद करते हैं। नहीं बेटी, मेरा समय बस कुछ पल का है। चलो अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। अब मैं जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कटहल, तुम्हारी वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों बाद जंगल के बाकी पंछी अपने घरों से उड़कर दाना खोजने चले गए थे, लेकिन रानो एक टूटी डाल पर बैठी थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। न दाना है, न घोंसला। बारिश आती है तो पर भीग जाते हैं। रानो चिड़िया ने हिम्मत जुटाई और दाना खोजने निकली, लेकिन जहाँ भी गई वहाँ दूसरे पंछी पहले से ही बैठे थे। अरे रानो, यहाँ मत आओ, ये जगह मेरी है, तुम कहीं और जाओ। सब जगह बस रानो ही आ जाएगी क्या? पहले अपने लिए घर बना, फिर दूसरों के पीछे भागना। रानो चुपचाप वहाँ से उड़ गई। भूखी प्यासी वो शाम तक इधर-उधर भटकती रही। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों मेरी जिंदगी इतनी कठिन है? क्या मेरे बच्चों की किस्मत में बस भूख और दुख ही लिखा है? शाम ढल चुकी थी। आसमान पर हल्के बादल छा गए थे। रानो थकी हारी आंसू भरी आंखों के साथ दादाजी के घर पहुंची। अरे रानो बेटी, ये क्या हाल बना रखा है? बता, क्या बात है? दादाजी, मेरे बच्चे भूख से रोते रहते हैं। बारिश में हमारा घोंसला टूट जाता है और ऊपर से बाकी पंछी भी ताने मारते हैं। मैं अकेली कितनी लड़ूं, कितनी संभालूं? बेटी उदास मत हो, जब तक मैं हूँ। इतना कहकर दादाजी जादुई कटहल से कहते हैं, मेरे दोस्त, अब मेरी रानो मुसीबत में है, क्या तू उसकी मदद कर सकता है? रानो, जाओ वापस अपनी डाल पर। वहाँ तेरा घर अब कटहल का घर होगा। बारिश, आंधी, तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वही रानो का नया कटहल का घर देख जंगल के सब पक्षी हैरान रह गए। अरे वाह, ये तो कमाल है। रानो ने इतना सुंदर घर कहाँ से बना लिया? हमारे पास तो लकड़ी और तिनके भी पूरे नहीं पड़ते। और ये देखो, ये कुछ गड़बड़ है। इतनी गरीब और बेसहारा रानो अचानक से इतना शानदार घर कैसे बना सकती है? जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। मैं पता लगाऊंगा, और अगर ये जादू है तो इसे मैं छीन लूंगा। इसी बीच गांव में एक खतरनाक लोमड़ी जादूगरनी आ पहुंची। वही एक पेड़ पर बैठा कालू कौवा उसे देख रहा था। वो उसके पास आया। तुम कौन हो और जंगल में क्यों आई हो? मैं यहाँ एक जादुई कटहल को लेने आई हूँ। मुझे उसकी ताकत की खुशबू इस जंगल तक ले आई है। अच्छा, मैं बताता हूँ, पर मेरी शर्त है, तुम्हें मेरे साथ मिलकर योजना बनानी होगी। ठीक है, तुम्हारा चालाक दिमाग मदद कर सकता है। ले चलो मुझे कटहल घर के पास। कालू कौवा और जादूगरनी लोमड़ी कटहल के घर के पास पहुँचे।